नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे कितना मिला रोजगार, कितने बेरोजगार। राज्य में शासकीय और अशासकीय क्षेत्र में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रोजगारों की बात करें तो प्रदेश में मौजूद दो सेवा चयन आयोग, जिसमें उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग यूके ट्रिपल एससी और उत्तराखंड लोक सेवा चयन आयोग यानी कि यूके पीएससी सीधे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब प्रदान करती है। बेरोजगारी के आंकड़ों के सामने इस साल इन दोनों आयोग से लगी सरकारी नौकरियां इतनी हैं कि बेरोजगारी के आंकड़े को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी 8 लाख के आसपास है और राज्य से दोनों आयोगों से इस साल नौकरी मिली तो केवल 3000 लोगों को, यानी कि 8 लाख में 1% लोगों को की भी नौकरी नहीं लगी है। वहीं लगातार प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हरीश रावत युवा बेरोजगारों के समर्थन में नंगे पांव पदयात्रा पर निकले और साथ ही डिस्पेंसरी रोड पर राजीव गांधी की प्रतिमा से गांधी पार्क स्थित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा तक नंगे पांव पैदल यात्रा की। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे, कितना मिला रोजगार, कितने बेरोजगार। बता दें कि उत्तराखंड सरकार लगातार रोजगार की बात करती है, लेकिन रोजगार देने में सरकार की नाकामी आंकड़ों से साफ नजर आती है। उत्तराखंड में लगातार बेरोजगार धरना प्रदर्शन और सड़कों पर रैली निकालते नजर आ रहे हैं। बेरोजगार नौकरी की मांगों को लेकर ऐसा करते हैं, लेकिन सरकार फिर भी रोजगार देने में नाकाम नजर आ रही है। उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी दो सेवा चयन आयोग हैं। अगर सरकार चाहे तो उत्तराखंड बेरोजगारों को अच्छी खासी नौकरी दे सकता है, लेकिन नौकरी देना तो दूर की बात है। जो युवा पेपर क्लियर भी कर लेते हैं, उनकी भी भर्तियां अधर में लटक जाती हैं। उत्तराखंड सेवा योजन विभाग में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या करीब 8,68,641 है और ये वो संख्या है जो उत्तराखंड सेवा योजन विभाग में रजिस्टर्ड है। अगर क्यों युवा ऐसे हैं जिन्होंने सेवा योजन विभाग में रजिस्टर्ड ही नहीं कराया, उनकी संख्या को लगा ले तो ये बहुत ऊपर चली जाएगी। अगर साल 2022 की बात करें तो उत्तराखंड राज्य के दोनों चयन सेवा आयोग ने बीते साल मात्र 3000 लोगों को सरकारी नौकरी दी, यानी अगर बेरोजगारों के साथ इनका प्रतिशत देखें तो बहुत ही कम रहेगा। उत्तराखंड में बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां न मिलने का कारण उत्तराखंड में हो रहे भर्ती घोटाले भी एक बड़ी वजह है। उत्तराखंड की सरकारी भर्तियों में हो रही धांधली से उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य अंधेरे में चला गया है। साथ ही सेवा योजन कार्यालय ने पिछले साल कुल 121 रोजगार मेले आयोजित किए, जिसमें 9278 लोगों ने प्रतिभाग किया। इनमें से 2299 लोग चयनित किए गए। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं का सब्र टूटता जा रहा है। उत्तराखंड आयोग की भर्तियों में गड़बड़ी के बाद एक भर्तियों को निरस्त करने की बात सामने आ रही है। ऐसे में चयनित अभ्यर्थी अब सरकार और आयोग के खिलाफ खड़े हो गए हैं। स्टेनोग्राफी परीक्षा में उठे सवालों के बाद अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में देहरादून में प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि 2021 में 162 पदों पर स्टेनोग्राफी की परीक्षाएं 16 और 17 मार्च को ऑनलाइन हुई थी, जिसका परिणाम 30 मार्च 2022 को घोषित किया गया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 साल बाद नकल विवाद की स्थिति क्यों पैदा की जा रही है। चर्चा हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। मधु भट्ट जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष कंडवाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन दोबाल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलिया जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल वो है नहीं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। और शुरुआत में मधु भट्ट जी आपसे ही करना चाहूंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो कहा जाता है कि वो युवा मुख्यमंत्री हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हम रैलियों को उठा लें, अगर हम भाषणों को उठा लें तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो रोजगार का होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि युवा जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं और उनको नौकरियों की आस होती है। पढ़ते लिखते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये आंकड़ा इतना कम क्यों? 1% से कम लोगों को ही नौकरियां मिली। 8 लाख में सिर्फ 3000। क्या है ये आंकड़ा? मधु भट्ट जी। निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए हमारी सरकार ने युवाओं के लिए जो रोजगार के, क्योंकि देखिए रोजगार के अवसर जो है अभी बहुत सारी जो हमारी जो भर्तियां हैं वो खुलने जा रही हैं
5,700 के करीब जो है वो उससे अधिक भर्तियां जो है वो सुनिश्चित की गई हैं आपने और हमने जो है भर्ती का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। और साथ ही पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि 2 साल जो है हमारे जो कोरोना की महामारी में वो 2 साल हमारे बहुत ही पूरे ही विश्व में बहुत ही ज्यादा एक मैं कहूंगी एक बहुत ही हर स्तर पर सभी लोग क्योंकि वहां तो जीवन बचाने की एक मुहिम लगी हुई थी। उस कोरोना के कारण भी कहीं अगर हमारे उसमें देरी हुई है तो लेकिन इस वर्ष हमने पूरे 5,700 जो भर्तियां है वो पूरी तरह खोल दी है। हर विभाग से हमने भर्तियां मांगी है। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने स्वरोजगार को लेकर जो एक कौशल विकास को लेकर और जो हमारी जो लोन प्रक्रिया जो हमने कहा है कि जो अपना स्वरोजगार खोलना चाहता है उसको अपना लोन अगर आप लोन के ही आंकड़े देखेंगे तो बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने अपना स्वरोजगार खोला है। और निश्चित रूप से देखिए आने वाले समय में बहुत ही अच्छा एक मधु भट्ट भविष्य जी, बच्चों देखिए का ये उज्जवल जो है। साथ आपने ही स्वरोजगार की बात करी, ये हमारी सारी बातें हम आपकी जी मान लेते हैं, लेकिन ये जो 8 लाख में केवल 3,000 लोगों को नौकरी मिली है, ये तो वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड है। जो नॉन रजिस्टर्ड है उनकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो बताइए जरा, 8 लाख में ये 3,000 का जो आंकड़ा है, इसका क्या करें, इसको कैसे देखें भाई हम? निश्चित रूप से देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने वो पूरी भर्तियां किसी भी जो हमारे जो युवा हैं योग्य है उनको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत सारे भर्ती के पूरे अवसर हमने पूरे खोल दिए हैं। सारे जितने भी हमारे विभाग हैं उनसे रिपोर्ट मांगी गई कि कहाँ किस विभाग में जो आवश्यकताएं हैं उसका भी कैलेंडर हमने पूरा जारी कर दिया है। आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने देखा अभी हाल ही में जो भर्तियां हुई थी अगर उसमें किसी प्रकार की कोई धांधली पाई गई तो उसके लिए हमारी सरकार ने पूरा निष्पक्षता के साथ जांच कराई और जांच में जो भी दोषी पाए गए उनको दंडित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में युवाओं के साथ जो हमारे योग्य युवा हैं उनके साथ किसी भी प्रकार से कोई भी उनको जैसे जो उनकी योग्यता है उसके अनुसार उनको जो है जॉब के अवसर जो है उस अवसर हम प्रदान कर रहे हैं। आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाएगी। लेकिन हाल ही के जिस प्रकार की जो घटनाएं हुई उसमें निश्चित रूप से कहीं देरी हुई है क्योंकि जो भर्ती के कारण जहां पर जो अनियमितता पाई गई उसके कारण हमें कुछ पद निरस्त भी करने पड़े। लेकिन उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। शीघ्र ही वो पद भर दी जाएंगे और योग्य जो बच्चे हैं हमारे जो बेरोजगार है वो निश्चित रूप से अपने उनको रोजगार के सुअवसर प्रदान किए जाएंगे। मिलेगा और रोजगार कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है मधु जी, वापस आएंगे और इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ यहाँ पर दर्शन डोभाल जी भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मनीष खंडवाल जी भी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जो कि विपक्ष में हैं आप, और हरीश रावत ने आज ही पदयात्रा भी की है, बेरोजगारों के साथ खड़े नजर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? अनम्यूट करें मनीष खंडवाल जी खुद को। हेलो हेलो। हाँ जी मनीष जी, कंटिन्यू करिए। देखिए, निश्चित रूप से अब ये सरकार, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगभग 6 साल का समय हो गया है हम्म। और 6 साल में आपने ट्रैक रिकॉर्ड बताया कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। हम्म। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री का वो वर्जन हर व्यक्ति को याद आता है कि पकौड़े की ठेली लगा के भी आदमी स्वरोजगार पाता है। तो यह इनका बिल्कुल जो प्राइमरी जो बेसिक माइंडसेट है वो ये है कि पकौड़े की ठेली। परंतु जो जो इन्होंने अब तक पिछले 6 सालों में जो पदों को जो मृत घोषित किया है उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी बात करती हुई दिखाई नहीं देगी। जो युवा इस वक्त, क्योंकि हमारा एक उच्च शिक्षित प्रदेश है, जो युवा यहाँ पे सरकारी नौकरी मांगता है, जो नौकरी मांगता है, केवल सरकारी नहीं नौकरी मांगता है, जो इंडस्ट्रियां यहाँ से पलायन कर रही हैं, जो इंडस्ट्रियां यहाँ से बंद हो रही हैं, उसमें निश्चित रूप से उत्तराखंड सरकार के साथ साथ भारत सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। उनकी गलत नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे हमारे प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा जो है वो बेरोजगार हो रहा है। फिर इसमें जो है जले पे नमक छिड़कने का काम जो अग्निवीर योजना लाके जो भारत सरकार ने किया है, तो ये सारे कारण के करके बनते जा रहे हैं कि युवाओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है। उनको अपना पढ़ लिखने के बाद भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं युवा जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और ऐसी स्थिति हुई है आज की डेट में हिंदुस्तान में युवा की कि अभी जो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले
जो 45 वर्ष का जो सर्वाधिक बेरोजगारी का आंकड़ा था तो हमारे देश का, वो उसमें 3 साल 4 साल और 4 साल लगभग और निकल गए हैं। तो आप ये देखिए कि किस स्तर पे आ गया। अभी 2-3 दिन पहले ही डाटा आया है, 8.5% के आसपास की जो है वो शहरी बेरोजगारी दर है। तो यह दिखाता है कि किस प्रकार से उत्तराखंड की सरकार और भारत की सरकार जो है वो युवाओं को ठगने का काम कर रही है। हिंदू मुस्लिम की चाशनी, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा दिखा दिखा के केवल युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, देश का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। इन सबसे जो है हमारा देश कमजोर हो रहा है। और निश्चित रूप से जब युवा बेरोजगार होगा तो उसका आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पे भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार का बड़ा रोना रोते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो जाएं भारत सरकार से हमारे जो रुके हुए पैसे हैं वो वापस लेके आए और यहाँ पे रोजगार ऐसे बनाए कि एक एक व्यक्ति को रोजगार मिल सके, उसमें चाहे नौकरी के रूप में हो चाहे रोजगार के रूप में, वो रोजगार मिल सके जिससे युवा जो है अपना भविष्य बचा सके। ठीक नहीं है। तो हमारे नेताओं को नंगे पैर जो भजन करने पड़ रहे हैं, सुरक्षा हमारे प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, रोजगार नहीं है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इससे कहीं ना कहीं क्राइम में भी वृद्धि होगी। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। और दर्शन डोभाल जी क्या कहना चाहते हैं? यशी जी, उत्तराखंड सरकार की उपलब्धि का एक आंकड़ा आपने अभी पेश किया है कि 8 लाख बेरोजगार हैं और उन्होंने 3000 नौकरियां सृजन की है। पूरे देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। इसी प्रकार उत्तराखंड में भी बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है और सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगार लोग आए दिन लगातार सड़कों पर, कई सालों से सड़कों पर तंबू लगाए बैठे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तो सरकार नौकरियां नहीं दे रही है और जो नौकरियां दे रही है उसमें व्यापार कर रही है, उसमें सौदेबाजी कर रही है, उसमें बैकडोर से जो है पैसा लेकर के भर्तियां की जा रही है। और जो पैसा लेकर के भी भर्तियां हुई है, एक तो इन्होंने सबसे पहले छलावा किया है उत्तराखंड के नौजवानों के साथ में कि बैकडोर भर्तियां कर रही है, अपने रिश्तेदारों की भर्तियां करिए, और जो बाकी लोगों को भर्ती किया वो पैसा लेकर के भर्ती किया। इसका जीता जागता उदाहरण हाकम सिंह है, जो पूरे देश के सामने प्रमाण है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ है, जिन्होंने पैसा भी दिया उनको भी नहीं छोड़ा इन्होंने, उनके साथ भी धोखा किया, आज वो भी सड़क पर आ गए। पैसा तो ले लिया और पैसे के बदले में नौकरी बेच दी, और बेचने के बाद आज जिस प्रकार से भी हाल ही में कोर्ट का फैसला आया है, वो भी बेचारे अब वो भी रो रहे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके साथ पहले धोखा किया और जिनसे पैसा लिया वो भी रो रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने तो पूरा मतलब मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में जो हाल बना रखा है। और क्या है इनके पास जवाब है, मस्जिद और मंदिर उसका झगड़ा। अभी आज जो है ताजमहल में घुस जाएंगे कि हमको यहाँ पूजा करनी है, कभी कहीं घुस जाएंगे मस्जिद के अंदर कि हमको यहाँ जो है पाठ पूजा करनी है। तो इससे क्या, ठीक है आप करिए, लेकिन रोजगार जो बेरोजगारी का जो आलम है, जिससे नौजवान कितने हमारे नौजवान आत्मदाह कर चुके हैं। उत्तराखंड में हाल में ऐसी घटनाएं हुई है कि आत्मदाह की घटनाएं हुई है। तो मैं ये कहता हूं कि आज इनको विकास से कोई मतलब नहीं, रोजगार से कोई मतलब नहीं, और जो भ्रष्टाचार है, आप देखिए एक बहुत बड़ा इंसिडेंट अभी हुआ है उत्तराखंड में। हमारे क्रिकेट के हीरो, पूरे देश के हीरो, जो कि उत्तराखंड के मूल, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ है। क्यों हुआ है? सबने देखा ना कि गड्ढा था वहां पर, गड्ढे से बचाने के लिए उन्होंने डिवाइडर से गाड़ी टकरा दी। और आज उन्होंने इतनी बड़ी मतलब इतनी बड़ी शख्सियत जो देश को, जिसको जो देश के लोग आके बिछाए बैठे, देश की सांसें रुक गई थी जब ये मामला हुआ था। लेकिन इस सरकार को शर्म नहीं है, आज के बाद भी ये हादसे होते रहेंगे। और बाकी आम लोग तो रोज गड्ढों में कितने घायल होते हैं, कितने मर जाते हैं, इसका तो कोई आंकड़ा ही पेश करने को तैयार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चारों तरफ त्राहिमाम है और ये अराजकता, इसके अलावा कुछ नहीं। इनके पास तो ये है ना कि जब कुछ नहीं है तो अभी देखिए, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, इनका क्या 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 वो है। इनका यह है कि अगर जैसे कोई बिल्ली है, बिल्ली कमरे में है तो वो अपने आप को भागना चाहती है, रास्ता नहीं मिलेगा तो वो झपट पड़ती है अपने आप पे। तो वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जब इनका कोई जवाब नहीं होता है तो ये अनाप शनाप बातें और चर्चा को डाइवर्ट करना और उसमें जो है हिंदू मुस्लिम जोड़ देना, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, पीसी थपलियाल जी क्या कहना चाहते हैं? मैडम,
90 के दशक के बाद मेरा देश खुली अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी व्यवस्था को फॉलो कर रहा है नरसिम्हा राव जी के टाइम से, और जो सोशलिस्ट फॉर्म थी हमारी वो खत्म हो चुकी है धीरे धीरे। तो उसमें जो खुली अर्थव्यवस्था का बेसिक फंडा है फिटनेस टू सर्वाइव, यानी जिस तरह से पूंजीवादी देश हैं बाहर के, उसी लाइन पे हिंदुस्तान चल पड़ा है। और इसमें हमारा जो नेतृत्व है इस चीज को देखो, सारी नकलें कर रहा है वो विदेश की पूंजीवादी व्यवस्था की, लेकिन युवाओं को किस तरह से हैंडल करना है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग, आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि युवा भारत, जब युवा भारत है तो युवा भारत के रोजी रोटी का जो तरीका है, अभी मैडम मधु भट्ट ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि हमारा ये हम करने जा रहे हैं, ऐसे दरवाजे खोलने जा रहे हैं हम रिक्रूटमेंट के। वो तो हरदम त्रिवेंद्र भी यही कहते थे, उससे पहले वाले भी यही कहते थे, लेकिन हमें बहुत दिनों से हम तरसते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में हम कुछ इसलिए नहीं कर पा रहे कि इन्होंने एक लटका रखा है हिंदू राष्ट्र का और हड्डी, और उसकी तरफ सारा उत्तराखंड देख रहा है, इसलिए हम मुद्दों को उस शार्प ढंग से नहीं ले जा पा रहे हैं जिस तरह से ले जाना चाहिए था। इसमें हम धन्यवाद करते हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का, जो निराश लोगों के लिए एक आशा की किरण बनते हुए उनके मुद्दों को ऊट पर पटल पे ला रहे हैं। और जिस तरह से आज वो युवाओं को मुद्दों को लेकर, और कल परसों वो लेके गए कि किस तरह से अंकिता कांड के मुद्दे पे, और बीच में कि किस तरह से पहाड़ के युवा पहाड़ के प्रोड्यूस है, जैसे कोदा झुंगरा का प्रोडक्शन करते हुए किस तरह से वो करेंगे, जिसकी बात मधु भट्ट जी कह रही हैं स्वरोजगार, और स्वरोजगार के बाद जो कौशल ट्रेनिंग ये कर रहे हैं। लेकिन अगर मधु भट्ट जी या हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, अगर सरकार मैच्योर्ड लोगों के हाथ में होती, अनुभवी लोगों के हाथ में होती, तो उन्हें मालूम होता कि उत्तराखंड में अगर कोई युवा बकरी पालन कर रहा है तो उसकी कहां परेशानी आ रही है। मेरे को लगता है कि मधु भट्ट जी भी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं सीधा सीधा जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैं भेड़ बकरी पालने वाले युवाओं की समस्याओं से अवगत हूं। ठीक है, ऐसे देख रहे हैं इन आंकड़ों को, 8 लाख में सिर्फ 3,000 लोगों को ही मनोज थैनी जी नौकरी मिली है। और यूके SSSC घोटाला जो हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो है वो लगातार चर्चाओं में है। और यहाँ पर जो अब लगातार छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि देखिए विधानसभा भर्ती में जो घोटाला हुआ उसके बाद एक साथ लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, उसके बाद ये पेपर रद्द कर दिए गए, फिर से पेपर कराए जाएंगे, इनका अलग यहाँ पर इस पर मंथन विचार विमर्श चल रहा है। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि नौकरियां मिल नहीं रही हैं और जिनको मिली थी उनको भी निकाल दिया गया। नमस्कार। बहुत ही शानदार विमर्श का बिंदु लिया गया है, और बेरोजगारी वास्तव में एक बहुत बड़ी सामाजिक बीमारी है जिससे युवाओं के भीतर विशेषकर और पूरे समाज के भीतर एक अवसाद पैदा होता है। और जब इस अवसाद को थामना है तो उसके लिए बहुत बड़ी नीतिगत पहल होनी चाहिए। उत्तराखंड के अंदर जो सबसे बड़ी बीमारी है वो घुन की तरह भ्रष्टाचार है। और आप ये देखें कि अभी नव वर्ष के बिल्कुल छूते हुए साल के अंतिम उसमें 3 भर्तियां रद्द की गई, और उससे पहले भी जिस तरीके से एक के बाद एक भर्तियां रद्द हुई हैं, और उनका एक कारण था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बीमारी बनकर उत्तराखंड में आ रहा है। मैं जरा थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। बहुत गंभीर विषय पे आपने कहा था कि 8 लाख भर्तियों में मात्र 1% लोगों को रोजगार मिला है। 1% भी नहीं है, मात्र 3,000 लोग। 1% से कम है। और इससे पहले सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट्स आई थी, और उसमें जो 4-5 महीने का जो आंकड़ा था, और लगभग 28 देश के 28 राज्यों का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था, उसमें उत्तराखंड का स्थान 17वें नंबर पे था। तो बहुत पिछड़ा हुआ, मतलब उत्तराखंड की स्थिति बहुत पीछे है और रोजगार सृजन वास्तव में हो नहीं रहा है।
मैं अगर थोड़ी सी उस समय जो आंकड़ा था उसमें 56.41% उत्तराखंड के भीतर बेरोजगारी का आंकड़ा प्रदर्शित किया गया था। जी मैं आपको थोड़ा सा उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं प्लान आयोग की रिपोर्ट जिसे मैं पहली लहर कोविड की आई थी, करीब 3.5 लाख प्रवासी उत्तराखंड के अंदर आए थे और उनमें से 29% तुरंत एकदम लौट गए थे, क्योंकि उनको आए तो वो थे कि हम कृषि करेंगे और बड़ा ठीक ठाक व्यवस्था में कंट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन उन्होंने जाना वापस समझा। फिर दूसरी लहर आई, दूसरी लहर में भी ऐसे ही करीब 53,052 के करीब लोग उत्तराखंड के भीतर आए और वहां भी स्थितियां जस की तस रही। उत्तराखंड में हो क्या रहा है, उत्तराखंड में एक बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो ये आ रही है कि विजन लेस प्लानिंग चल रही है शुरू से। मतलब प्रथम राज्य निर्माण की प्रथम सरकार से बीच में थोड़ा सा सेटलमेंट जरूर आया था, लेकिन ओवरऑल अगर सिनेरियो देखेंगे तो उसमें एक विजनलेस अप्रोच नजर आती है। और वो विजनलेस अप्रोच जिस तरीके से राष्ट्र का निर्माण हुआ था स्वतंत्रता के बाद, तो वहां पंचवर्षीय योजनाएं आई थी। उस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक पर्टिकुलर सेगमेंट में औद्योगिक विकास, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कृषि विकास और फोकल एरियाज थे। उत्तराखंड के अंदर कोई फोकल एरिया है नहीं। एक चालू ढंग से काम चल रहा है और बस बजट जो है लगातार बढ़ रहा है, कर्जा प्रदेश के ऊपर बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो विजनरी अप्रोच होनी चाहिए कि उत्तराखंड पिछले अगर रीअसेसमेंट किया जाए, हमें रिविजिट करना चाहिए, मतलब पीछे बैक टू फ्यूचर देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में हमने कितने लोगों को कृषि आधारित रोजगार प्रदान करने में कामयाब हुए, हम कितने नए तरह के होटल रिसोर्ट्स बनाने में कामयाब रहे, हम कितने अच्छे अस्पतालों का निर्माण करने में कामयाब रहे। उन अस्पतालों में उत्तराखंड की जनता का प्रतिनिधित्व डॉक्टरी के रूप में, चिकित्सा परामर्श के रूप में, जो वार्ड बॉयज के रूप में, नर्सिंग स्टाफ के रूप में कितना आया, या वो पद बाहर से भर दिए गए, ये तमाम विषय है। मान लीजिए रोजगार का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिका में रोजाना कूड़े की गाड़ी प्रत्येक मोहल्ले के भीतर आती है और ये जो है बहुत बड़ा उद्यमिता को सृजित करता है। लेकिन ये गाड़ी जो संचालित करने वाली कंपनियां हैं, क्या ये उत्तराखंड के लोगों के भीतर से आई? क्या यहाँ के लोगों को वो रोजगार प्रदान करने में कामयाब रह गई? क्या 108 की गाड़ियों का जो कंपनियों का जो पैसा है वो यहाँ के लोगों को मिला? या अगर उत्तराखंड में जो 20,000 की जो ऑल वेदर रोड्स बनी तो उनमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो उत्तराखंड के लोगों को मिले? तो आप अगर ओवरऑल असेसमेंट करेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री आवास है वो भी बाहर से आए हुए ठेकेदारों द्वारा बनाया गया। तो मैं ऐसे ही पुलों के निर्माण है, जितने ब्रिजेस के हैं, उत्तराखंड के लोगों के हाथ में रोजगार आ ही नहीं रहा। और जो 85% ये बात मनोज जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। कुल मिलाकर जो मैं आपकी बात से समझी हूँ वो ये कि पहाड़ की जो जवानी है वो पहाड़ के ही काम नहीं आ रही है, या यूं कह दिया जाए कि उसको काम करने नहीं दिया जा रहा है। मजबूरी में लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। मधु भट्ट जी, मनोज जी आऊंगी मैं आपके पास। मधु भट्ट जी अनम्यूट करें सबसे पहले तो। आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए जिस प्रकार से अभी मनोज जी ने कहा है कि यहाँ अगर काम होता है, गाँवों को लेकर अगर योजनाएं बनती है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ होम स्टे योजना हमारी बहुत ही सफल योजना रही है और रिवर्स पलायन भी हुआ है। पलायन आयोग हमने पलायन आयोग बनाया और पलायन आयोग के बाद जो आंकड़े आए हमने उसमें रिवर्स पलायन मेरे देखिए अब देखो, अब मैंने बोला नहीं। मनीष जी एक सेकंड रुकिएगा, मनीष जी इंटरप्ट मत करिए, मैं वापस आऊंगी आपके पास, आपसे ही जवाब लूंगी मैं। रुकिएगा मधु भट्ट जी।
गलत जानकारी तो ये है कि माननीय हरीश रावत जी जब अपने समय में कहते कि मैं आंखें बंद कर दूंगा और आप जो करना है कर लो, वो खुलेआम सारे चैनलों ने देखा है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। और अब उनको कोई भी नहीं, अब उनको कोई भी उनकी पार्टी के दल के नेता किसी भी कार्यक्रम में उनको पूछते नहीं है, केवल खाली अपने आप को दिखाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इस प्रकार से अपने को मीडिया में दिखाने के लिए कुछ छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहता है, ताकि मीडिया का उनके साथ एक जैसे छोटा बच्चा होता है कि छोटा बच्चा किस तरीके से एक कहता है ना कि मेरी तरफ अट्रैक्शन हो, तो मीडिया का अट्रैक्शन करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं रह जाता। जनता भी समझती है और उनकी पार्टी के खुद नेता समझते हैं। अगर वो कोई कार्यक्रम करते हैं तो अगर उनके पार्टी के नेता उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं तो पहले तो अपनी पार्टी को एक उसमें लाएं, तब तो आप जनता की समस्याओं को आपको कोई सरोकार नहीं है। देखिए मैं जो जवाब देना चाहती हूँ, मैं आशी जी आपकी बात का जवाब देना चाहूंगी। हमारी सरकार जो है बहुत ही गंभीरता के साथ काम कर रही है। आपने देखा होगा पिछले 2 वर्ष जो कोरोना के समय में के बहुत ही वैसा जो समय जो था उस समय हमारी जो प्राथमिकता थी वो वैक्सीनेशन करना था और जो गरीबों को जो है मुफ्त जो अनाज मिले, कोई भुखमरी ना हो, उसकी प्राथमिकता हमारी थी। अब जब हम उसके से उभरे हैं, हमने निश्चित रूप से योजनाएं बनाई है और आपने देखा होगा इस बार जो है पूरे 60 लाख के करीब हमारा पूरा जो उत्तराखंड मधु जी मैं यही तो जानना चाहती हूँ, एक भर्ती ढंग से नहीं हो पा रही है, एग्जाम होते हैं और उसके बाद वो रद्द कर दिए जाते हैं। आप बताइए ये किस तरीके का खिलवाड़ है बच्चों के भविष्य के साथ? घोड़े वाले ने 1 करोड़ रुपए का मुनाफा किया, एक घोड़े वाले। अनम्यूट करिए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देखो स्वरोजगार तो मिला है ना, लाभ तो मिला है ना। ठीक है, सरकारी जो नौकरियां होती है निश्चित रूप से उनकी एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया देखो योग्य व्यक्ति को जॉब मिले, ये हमारी पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। कहीं किसी में अगर ये भर्ती जब प्रक्रिया चल रही थी उसमें कहीं कोई अनियमितता पाई गई तो निश्चित मुन्ना भाई जैसे लोग अगर उसके आ गए, निश्चित रूप से हमारी सरकार ने कहा पारदर्शिता के साथ काम होना चाहिए, हमारे योग्य बच्चे हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए, इसलिए वो भर्तियां अभी पुनः की जा रही है और आने वाले समय में 5,700 के करीब तो वो तो खुल ही रही है भर्ती। मनीष खंडवाल जी बताना एक सेकेंड, मधु भट्ट जी एक सेकेंड रुकिए, दर्शन डोभाल जी इसके बाद आपके पास आऊंगी। मनीष खंडवाल जी रुकिए, मधु जी रुकिए, मैं आराम से बखान सुनूंगी भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उससे पहले मैं मनीष खंडवाल जी को सुनना चाहूंगी। मनीष खंडवाल जी रुक जाइए, मधु भट्ट जी हैव सम पेशेंस प्लीज, आई विल कम टू यू। मनीष खंडवाल जी देखिए, मधु भट्ट जी को मैं बिल्कुल निश्चित रूप से प्रणाम करना चाहूंगा जो वो बता रही हैं कि एक घोड़े वाले ने 1 करोड़ रुपए कमाए। अगर ऐसा रोजगार का कोई साधन हमारे उत्तराखंड में उपलब्ध हो गया है तो भैया मैं 4 खर्च करने के चला जाऊंगा अगली बार। मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी शायद बेरोजगार होंगे, भाजपा युवा में जो बेरोजगार होंगे उन्हें भी एक खच्चर दे दीजिए, हम सब लोग चले जाएंगे 4 धाम यात्रा पे खच्चरों को लेकर। और आप तो मोदी जी से भी आगे निकल गए, उन्होंने ठेली लगवाई जब तो खच्चर आपने तो खच्चर हाथ में पकड़ा दिए सबके। आप पता करिए भाई, पता बस पता समझ गया, ज्ञान आपका ज्ञान पता लग गया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ज्ञान के लिए। निश्चित रूप से आप लोगों के पास योजनाएं बताने को तो होती नहीं, तो हरीश रावत जी की योजनाओं का नाम चेंज करते हैं, भारत सरकार की जो यूपीए सरकार की योजना है तो इनका नाम चेंज करते हैं, उसको गले में ढोल टांग के पीटते हैं कि हमारी योजना हमारी योजना हमारी योजना हमारी योजना। होम स्टे योजना हरीश रावत सरकार की योजना थी, आपने गले में ढोल टांगा हमारी योजना हमारी योजना हमारी योजना। अब सुन लीजिए मोहतरमा, सुन लीजिए, पेशेंस, बी पेशेंट। 7 साल तक आप लोगों ने राज किया, बी पेशेंट। आपको स्कूल कॉलेज दी जितना पढ़ने के लिए बैठ के, आपको स्कूल कॉलेज दी जितना पढ़ने के लिए पिछले 7-6 साल में कोई एक स्कूल बनाया आपने? कांग्रेस के ही घोटाले नजर आते हैं, अगर घोटाले कर कहेंगे तो घोटाले में कांग्रेस का ही आता है। ये सब अगर आपने ठीक से काम किया होता तो आज ये स्थिति में होती देश की। कांग्रेस की देनी है, हर व्यक्ति को रोजगार मिलता है, वो भी कांग्रेस की देन है। जो आप अगर कॉलेज गई होंगी ना तो वो कॉलेज भी कांग्रेस की देन है, आपकी सरकार ने नहीं बनाया। आपकी सरकार ने बनाया जियो स्कूल,
आप चाहेंगे कि आपके बच्चे जियो स्कूल में जाके पढ़े? आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपको विधवा आपके जो है ना, जो क्या ये ज्ञान है आपका, और क्या 1 करोड़ रुपए वाला देखिए, वहीं अभी का वो है। इतिहास क्या बात पढ़ाया बताऊं गया वो आपको भी इसके सब लिए, सब जनता के 4 सामने धाम उजागर हो रहा है। किस प्रकार नाम का बदल के आप इतिहास बोले, पढ़ाया गया वो भी का सब नाम उजागर हो बदल रहा के, है। क्या क्या कोशिश की गई, किस बदल के प्रकार की मुख्यमंत्री पद्धति घोषित चलाई, किया आप लोग रोज की वो हमारी पूरी योजना, जनता हमारी के योजना, सामने हमारी योजना। जनता के सामने जिस जनता प्रकार से पार्टी कितनी आपने बौखलाई जो हुई है, कितनी परोसने का बौखला काम चुकी है, किया। इतनी बौखला चुकी है, हमारी झूठ बोलते सरकार हैं। दो ये बार भी नहीं पता कि दो झूठ दो हम बार बोल किस लेवल का रहे। और हमारी फोटो हमको करवा रहा है, दो बार चुना है, जनता जी खच्चर चुना खिंचवा है रहा ना। है। और झूठ किसने बोला है? गजब के झूठ किसने बोला है? जनता पार्टी में झूठ तो एक कह रहा है कि जनता जान रही है, एक कह रहा है झूठ तो खच्चर जनता लेके देख रही निकल है। जाओ। जब घोटाले की लिस्ट किसान लोग खोलती हैं है आप तो लोग, देखता है किसान लोग हैं कांग्रेस, पार्टी। ये घोटाला वो घोटाला, हर घोटाले में कांग्रेस का ही नाम आता है। अब देखिए, मैं वही तो कह कोरोना रही हूँ काल का आपको घोटाला आप कि भूल गए उनके शायद। पास मैं कोरोना काल दर्शन का घोटाला डोभाल बता रहा था। जी, ठीक है, रुकिए। कांग्रेस कोरोना मनीष काल कनवाल जी प्लीज रुकिएगा। दर्शन डोभाल जी, केवल जनता को गुमराह मधु करने भट्ट का जी, मधु भट्ट जी, एक सेकेंड। दर्शन डोभाल जी, मेरी बात ही नहीं हो पाई। मनीष कनवाल जी, आप हाथ जोड़ते ही रह गए। आपको तो मैं मौका क्या दिया करूं तो जब ये था लगातार हमने। बोल रही है मधु भट्ट जी तो? आपको वक्त ही नहीं मिला कि आप आगे कुछ कह पाए। अब मेरे को थोड़ी सी डिसेंसी आती है ना, अब मेरे में तो थोड़ी सी डिसेंसी है। अब ये लगातार बोले जा रही है, मैं इनकी बात काउंटर ही कर पा रहा था, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। ठीक है मनीष अब जी, अपनी बात को जल्दी से पूरा करिए, उसके बाद मैं यहाँ पर रुक करूंगी। जी, कोरोना काल में मधु भट्ट जी की पार्टी ने क्या करा, कितने का भ्रष्टाचार किया, सबको पता है। उसमें भी ठीक है। आपदा में अफसर ढूंढ रहे थे ये। यहाँ का उत्तराखंड में, मधु जी हरियाणा में पेशेंस भी। के साथ जरा सुन लीजिए मनीष कनवाल जी को, उसके बाद आप और- जवाब दे दीजिएगा। मैं वापस आऊंगी, जवाब आपसे ही लूंगी, आप सत्ता में। एक सेकेंड मधु भट्ट जी प्लीज। मनीष कनवाल जी, कोरोना काल का भ्रष्टाचार सबको याद है। कोरोना काल में कैसे भ्रष्टाचार किया, कैसे इनकी सरकार जो है लगातार भ्रष्टाचार में डूबती जा रही है, कैसे खनन माफियाओं के साथ में बिल्कुल जुड़ के खड़े हुए हैं, वो सबको पता है। उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति जानता है कैसे इन्होंने गाड़ गदरों नदियों को सबको खोद मारा है, कैसे यहाँ की जवानी को बर्बाद कर नदियां इन्होंने बर्बाद कर दी हैं, वो सबको पता है। इसलिए भ्रष्टाचार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग कम से कम डिबेट, अगर रोजगार पे है तो रोजगार पे पॉजिटिव बात कर लेते तो हो सकता है कि मेरे अलावा यहाँ, मैं तो छोटा छोटा अबोध बालक हूँ, 4-5 विद्वान बैठे, कोई अच्छी बात इनको पता लग जाती। पर क्योंकि मधु भट्ट जी को तो खच्चर चलवाने हैं, वहां पे 1 करोड़ रुपए कमाने वाला खच्चर मिला हुआ है, हमारे को तो मिला नहीं हो खच्चर, न उत्तराखंड के बच्चों को मिला हुआ। तो मधु भट्ट जी, डिबेट जो है ये रोजगार पर थी, इसको रोजगार पर रहने दीजिए, तो दाएं बाएं मत लेके जाइए। आपसे यही रिक्वेस्ट है। और मैं चाहूंगा कि विद्वान लोग बैठे, उन साहब 1-2 अच्छे फॉर्मूले ले लीजिए, जिससे कि आप अपनी सरकार को बता सके, जिससे उत्तराखंड का भला हो सके। ओके आप करो में भी जवाब दे दीजिएगा। डोभाल जी, रुकिए मधु भट्ट जी, इकट्ठा जवाब लूंगी मैं आपसे। रुकिए दर्शन डोभाल जी। यशी जी, देखिए, जैसे कि मैं एक थोड़ा सा फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि हमारे 1-2 जो पैनलिस्ट नहीं थे, कि भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार देने के बजाय एक तो रोजगार बेचा, तो एक तो यह उनके साथ अन्याय हुआ। जो इसके लिए काबिल थे उनको रिश्वत लेकर के उनको रह गए, और दूसरे लोगों को इन्होंने भर्ती कराया। दूसरे जो भर्ती कराया, जिनसे रिश्वत ली, वो भी रो रहे हैं, वो भी सड़कों पर आगे बेचारे, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो भी सड़कों पर बैठ गए, वो भी इनको बददुआएं दे रहे हैं। चलिए, ये बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं फिर से बोल चुका हूं। अब मैं मधु जी के कुछ 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूं। मधु भट्ट जी का, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मधु जी कह रही है कि होम स्टे की बात कर रही है। आप जरा जाइए चक्राता के, प्रमाण मैं बाकी जगह बहुत ज्यादा नहीं घुमाऊं, जगह ये सब बने हुए हैं होम स्टे के लिए। हो सकता है कई किसी ने लोन भी लिया हो, और वो लोन भी कई तरह का है, लेकिन उसमें काम करने वाले व्यक्ति, उसके रिजॉर्ट के मालिक, जिन्होंने एग्रीमेंट बना करके उसको लीज पर लेकर के, 15 साल की लीज पर लेकर के, वो व्यक्ति कोई दिल्ली का है, कोई महाराष्ट्र का है, उन्होंने लीज पर लेकर के वो होटल लिए हैं। वहां पर जो स्टाफ है वो भी वहां का स्थानीय नागरिक नहीं है, स्थानीय आदमी नहीं है। मधु जी को ये थोड़ा सा ज्ञान रखना चाहिए इस बात का। वहां पर जो रोजगार सृजन करने की बात कर रहे हैं, जो खुद स्वरोजगार की प्रयास कर रहे हैं, वो भी इन्होंने छीन लिया, वो भी भारी लोगों को यहाँ पे भर्ती कर दिया है। दूसरी बात, आप राशन की बात कर रहे थे। राशन तो आपने तब तक दिया जब तक चुनाव थे, चुनाव खत्म होते आपने राशन भी बंद कर दिया। तीसरी बात मैं कहूंगा, आप अभी उसकी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से अभी कनवाल जी ने भी उस बात को दोहराया था कि यहाँ पर ज्ञानी जी ने भी इस बात को कहा था कि आप ये मंशा नहीं रखते हैं
कि जो हमारे बेरोजगार है, ध्यानी जी को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, जितने वो चिंता करते हैं बेरोजगारों की, बेरोजगारों के शुभ चिंतक हैं, उनके साथ हमेशा जो है उनका साथ देते हैं। मैंने स्वयं उनको देखा है। आज उन बेरोजगार संघ के बॉबी पवार के मैं बात कर रहा हूं, जो बेरोजगार के संघ के अध्यक्ष, इन्होंने इनके नाक पे दम करा हुआ सरकार के। मैं कहूंगा हालांकि हम सब विपक्ष लोग भी बात आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी तो बात ही नहीं कोई कर रहा है। उन्होंने जो है सड़कों पर 3 साल हो गए मैडम, 3 साल से तंबू लगाए बैठे हैं जगह जगह पर। प्रेस क्लब के पास में इनका एक वो हुआ करता, जहाँ पे पहले धरना प्रदर्शन हुआ करता था प्रेस क्लब के पास, वो इसलिए उखाड़ दिया गया क्योंकि आए दिन उनको, क्योंकि वहां पे बीजेपी का ऑफिस बगल में है और इनको वहां पे बड़ा शोर लगता था, तो उन्होंने वहां पे बुलडोजर चला दिया। आप देखा होगा वहां तहस नहस करके वहां कुछ और बना दिया उन्होंने अभी। तो वो भागे भागे बेचारे वहां ऊपर कहीं शेषधारा रोड पर कहीं उन्होंने एक जगह ठिया बनाया, वहां तंबू लगाए और वहां पर जो जो, जो जिनको रोजगार मिला हुआ है, जैसे आंगनबाड़ी की का मैं बता रहा हूँ, सबसे लंबा आंदोलन चला, शायद 3-4 महीने तक चला हो या ज्यादा चला इससे भी। उसमें हम भी 4-5 बार उसमें सहयोग करने गए। तो वो आंदोलन भी उस समय बुलडोजर चलाने का कारण था कि उन पे रोज आए दिन वहां पर जो है धरना प्रदर्शन पे लोग वहां पे आते थे, सहयोग देने आते थे, भाषणबाजी होती थी। इस भारतीय जनता पार्टी को कोसा जाता था, इसलिए उन्होंने वहां पे बुलडोजर चला दिया। तो ये ऐसी पार्टी है, इनके राज्य में ना तो वो सुखी है जो रोजगार पाए हुए हैं, जो जिनको रोजगार मिलना चाहिए, जो हकदार है वो भी वंचित है, और जिनको रोजगार मिला वो भी रो रहे हैं। उनने पैसा भी दिया और उसके बाद उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। तो चारों तरफ भाजपा की जो मार है हर तबके के ऊपर, सिर्फ इनके यहाँ पर जो धन्ना सेठ है दर्शन डोभाल जी, ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी। पीसी थपलियाल जी। जी, मेरा जो राज्य है ये रोजगार परक राज्य है। युवाओं का पूरा कंसंट्रेशन रोजगार में होता है, उनका जो स्वरोजगार की तरफ रुझान नहीं होता है। यही कारण है कि आज जो हमारे ऑल वेदर रोड भी बन रही है, ठेकेदार तो रहा बहुत दूर, जो लड़के झंडी उठा रहे हैं वो भी झारखंडी हैं। और जहां तक सवाल आता है कि हम फौज हमारा मेन रोजगार था, और वो भी अब सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया युवाओं को, 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, अग्निवीर के नाम पे हमारे पीठ पे छुरा भोंका है। हमारा एकमात्र सपना पहाड़ के युवाओं का फौज होता था, वो भी लूट लिया इसने। अब आती है जहां तक की रोजगार की बात, रोजगार ही देंगे कहां से? इन्होंने तो सब कुछ आउटसोर्स कर रखा है, और खुली अर्थव्यवस्था में होता भी यही है। आज पूरी आप मोदी जी को देखिए, सब कंपनियां वो अडानी और अंबानी को दे रहे हैं, प्राइवेट हाथ में दे रहे हैं, और हिंदू राष्ट्रवादी जो लोग खड़े हैं वो खुश हो रहे हैं। वो बोले जब सरकार की कंपनियां काम नहीं करती थी तो ठीक कर रहे हैं, वो अडानी अंबानी को दे रहे हैं, तो हम उनको कोई जवाब नहीं दे पा रहे। तो समस्या ये है, बहुत बड़ी समस्या है कि रोजगार के मामले में पूरा का पूरा उपनल जो है एक सरकारी आउटसोर्स कंपनी है। ये हम लोग बात तो यहाँ पे कर रहे हैं रोजगार, लेकिन पूरा का आज पूरा हमारा, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे हमारा वाटर सप्लाई पहाड़ों में हो, चाहे हमारा सचिवालय हो, सब उपनल के कर्मचारी चला रहे हैं, और वो ठेके पे हैं, ठेके के लोग ही चला रहे हैं, और खुली अर्थव्यवस्था में होता भी यही है। अब बात आती है, एक ऑप्शन और होता है सरकार के पास, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों में हर व्यक्ति का अधिकार होता है जिसने उत्तराखंड की धरती पे जन्म लिया हो। हमारे जल, जंगल और जमीन, और ऐसे तो कहने के लिए हम सबसे धनी हैं, लेकिन इन लोगों ने माफियों के हाथ में दे दिया है। माफियों के हाथ में लुटते हुए हम देख रहे हैं, अपने पूरा खनन से लेकर, शराब से लेकर, जंगल से लेकर, नदी से लेकर, इन्होंने माफिया परस्त राजनीति को बढ़ावा दिया है, जिसका जवाब मधु भट्ट के पास भी नहीं है, क्योंकि जो माफिया परस्त राजनीति है उसी के माध्यम से हमारे नेता अरबपति और करोड़पति बन गए हैं। अरे मधु भट्ट जी की आवाज, मधु भट्ट देख रही है, मेरी आवाज म्यूट कर रहे हैं ना बार बार। मैं बताना चाहती हूँ आशीष जी, मैं बताना चाहती हूँ, हमारी सरकार ने वर्षों की मांग थी, पेंशन कितनी दी? मैं बताना चाहती हूँ, घर की महिला हो, मत नहीं, करो, मैं बताना चाहती हूँ, डकैतों को मैं बताना चाहती हूँ, मत करो पेंशन, अच्छे घर की महिला हो, मत करो डकैतों को। उन्होंने लूट लिया है मेरा राज्य, मेरे राज्य के संसाधन लूट लिए हैं। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? जो तुम्हारी नदी, आज नदी हमारे हाथ से ले ली गई है, क्या कर रही हो तुम?
आज टिहरी भाई- डैम की बिजली यूपी खा रहा है, क्या कर रही हो तुम? आज हरिद्वार का जो पानी है यूपी संचालित कर रहा है, क्या कर रही हो तुम? कहने के भाई लिए शांत- हम कर रहे अरे शांत- बेवकूफ बनाने का काम शांति कर से रहे हो। सुनिए। पीसी तपलियाल जी अच्छी सुन घर लीजिए की क्या महिला है। क्या कह रहे हैं शांति। मधु भट्ट जी, सुन लीजिए, अच्छी घर की महिला मैं है, शांति- प्रोटेक्ट कर रही है गुंडों को। शांति। सुन लेते हैं। देखिए मैं बिल्कुल आशीष जी मेरे बड़े भाई हैं और शायद मुझे लगता है बोलते हैं ना एक जब कुछ श्रवण कुछ उनको लगता है यूकेडी में है और यूकेडी की देखिए जो आप ठीक है आप किसी दल में है लेकिन कहीं ना कहीं आपको निष्पक्ष भी रहना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कई वर्षों की मांग थी 1 लाख मंथ पेंशन हमारी सरकार ने वो पूरा करने का काम किया। माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब उस समय आपने देखा होगा सेना में किस प्रकार से हमारे जो सिपाही थे वीर सिपाही कहीं उनकी केवल वर्दी ही घर में आती थी लेकिन ये काम हमारी सरकार ने किया। उन्होंने कहा है कि नहीं जो हमारे जो वीर सिपाही जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार ने किया। साथ में हमारी सरकार जो है पूरे राष्ट्र मधु भट्ट जी के लिए देखिए मैं ना हमारे बिल्कुल जो- भी जो मुद्दे से आर्मी- अलग आर्मी- जाना नहीं चाहती नहीं, हूँ, मैं मुद्दे मुद्दे से से अलग बात- नहीं झूठ जाना है, चाहती अग्निवीर हूँ। के मामले में आ मैं रही बात करना आशीष जी, चाहती हूँ मैं- रोजगार पर, मैं बात करना चाहती हूँ कि 8 लाख में 3000 नौकरियां ही क्यों मिली, बाकी क्यों भर्तियां नहीं हो पाई, आखिर कब तक यूके SSSC में इस तरीके के भर्ती घोटाले होते रहेंगे। अभी हाल ही में मैंने सुना है कि यूके PSC में भी पेपर होना है और अगर उसमें भी अगर किसी तरीके का घोटाला हो गया तो बच्चे क्या करेंगे? उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक घोड़ा ही पकड़ कर बैठना पड़ेगा उनको और फिर करोड़ों कमाएंगे शायद। चाहता हूं जो इनसे सवाल हमें चाहिए। आशीष जी अग्निवीर के मामले में जो पूरा हमारा जो पूरा युवा है राष्ट्रभक्त है देशभक्त है उसको बरगलाने का अगर काम किया तो मुझे निश्चित रूप से बड़ा आश्चर्य होता है। अपने जो यहाँ पे अपने प्रवक्ता बैठे हैं यूकेडी के, अरे आप तो सेना में रहे आर्मी में रहे आप इस प्रकार से हमारे युवाओं के इस प्रकार से बात करेंगे। अरे इजराइल जैसा छोटा सा देश है वहां के पूरे देशभक्ति की बात करेंगे, छोटे से छोटे बच्चे वो पूरे अपने राष्ट्र भक्ति के लिए पूरे तैयार रहते हैं। अगर इस प्रकार से हमारे जो पूरी जो सरकार है पूरा चाहती है युवा हमारे मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि चारों तरफ से हमारा जो है सवाल और पूछना चाह रहा हूं घिरा हुआ है। अगर उनको मजबूती के साथ अगर मजबूत करना चाहती है, उनको आर्मी की ट्रेनिंग के साथ उनको जो है पूरा अग्निवीर तैयार करना चाहती तो इसमें आपत्ति किस बात की है? उनको एक तो रोजगार भी मिल रहा है और साथ में हमारे जो युवा है वो तैयार हो रहे हैं। जोबाल जी अपना प्रश्न पूछ लीजिए मधु जी क्योंकि कंटिन्यू ही रहेंगे। मधु जी से एक मधु जी सुन लीजिए डोभाल जी क्या पूछ रहे हैं आपसे, उसके बाद मनोज जानी जी प्रतिक्रिया अंतिम आपकी मैं आपसे लूंगी। डोभाल जी, दर्शन डोभाल जी थोड़ा म्यूट कराइए मैडम, मैं जरा सवाल पूछूं। सवाल ये है कि होम स्टे में मैंने पूछा इनके राशन पर मैंने कहा लेकिन एक इनका पॉइंट था मधु जी ने कहा यशी जी आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? हाँ आप कंटिन्यू करिए। यशी जी मधु जी ने कहा था कि मुन्ना भाई यहाँ पे हमको मनीष मुन्ना भाई कटवाल जी चाहिए एक क्या? सेकंड हमें क्या यहाँ पर मुन्ना भाई चाहिए क्या? तो मुन्ना भाई पर मेरा जवाब है क्या जो हाकम सिंह के द्वारा भर्ती कराए गए वो क्या मुन्ना भाई नहीं थे? क्या वो सब इंटेलिजेंट थे और जो रह गए उनके दूसरी बात जो ऋषिकेश में जो राजस्थान से सैकड़ों लोगों को भर्ती कराया गया जो भी मुन्ना भाई पाए जेल की सलाखों के पीछे। देखिए दूसरी बात एम्स में भी वो सारे मुन्ना भाई नहीं थे, आना चाहिए वो जो एम्स में थे राजस्थान के आगे आने चाहिए, वो कैसे नहीं राजस्थान के लोग आने चाहिए लेकिन राजस्थान के लोग आने चाहिए उत्तराखंड के आगे। ठीक है दर्शन डोभाल जी वक्त की चूंकि कमी है। मनीष कटवाल जी का भी सवाल है। मनीष कटवाल जी बहुत कम शब्दों में प्लीज अपना सवाल पूछिएगा, बहुत कम शब्दों में। एम्स का पता है आपको? एम्स के कैंडिडेट होते हैं। दर्शन डोभाल जी एक सेकंड, दर्शन डोभाल जी एक सेकंड, मनीष कटवाल जी। दर्शन भाई एक सवाल लेने दीजिए मधु मैडम से। जी पूरी पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से योग्य युवाओं को जॉब मिलेगी और निश्चित रूप से मिलेगी। हाकम कौन क्या पता लगा भाई अब तक सरकार? हाकम सिंह का हाकम कौन हमने जो भी पारदर्शिता के साथ बिल्कुल जांच की गई है, जो भी दोषी पाया गया वो जेल की सलाखों के पीछे है। जो भी दोषी पाया गया वो जेल की सलाखों के पीछे। हमने ये नहीं कहा आंखें बंद कर लूंगा, हमने ये नहीं कहा कि आंखें बंद कर लूंगा। आपके नेताओं ने आपको पता ही है कि भाई कौन था जिसने कहा कि
मैं आंखें बंद कर लूंगा, जो करना है कर लीजिए। अब वो लोग हमसे आपको केवल अपने को मीडिया में रखने ठीक के लिए है मनोज यानी जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी मैं लूंगी इस पर। और चूंकि रोजगार की जो दरें हैं वो तो हमने शुरुआती दौर में डिस्कस कर ही ली। मधु भट्ट जी ने काफी चीजें बताई, उन्होंने स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात कही कि हम स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन स्वरोजगार को तो बढ़ावा जो दिया जा रहा है, जो नहीं दिया जा रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन जो रोजगार जो हक है बच्चों का, जो इसके लायक है, उनका क्या, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है या नहीं। और दूसरी चीज ये भी कि अगर इस तरीके के घोटाले कंटिन्यू होते रहेंगे, यूके SSSC में घोटाला हो गया, अभी यूके PSC में एग्जाम है, मैं आज कहीं पढ़ रही थी कि यूके PSC का भी एग्जाम होना है, अगर उसमें भी घोटाला हो जाता है फिर क्या होगा। 3000 भर्तियां, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे संभव भी हो पा रहा है कि 3000 भर्तियां हो रही हैं केवल, बाकी जो आप भर्ती करते हैं आप उनको निकाल देते हैं। इस तरीके की स्थिति उत्तराखंड में, कर्जे में हम पहले ही हैं, तो क्या होगा। और कैसे पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ पाएगी अगर इस तरीके की चीजें होंगी। लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं, लोग चले जाते हैं छोड़ छोड़ के उसके बाद यहाँ से। तो कैसे एक बेरोजगारी की वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पर हो रही हैं। एक सेकंड मनीष खंडवाल जी और मधु भट्ट जी रुक जाइए, मनीष खंडवाल जी और मधु भट्ट जी रुक जाइए। मनोज यानी जी, मनोज यानी जी अनम्यूट करें खुद को। हेलो, मेरी आवाज आ रही है यशी जी? हाँ जी जी। देखिए, हमारे को बहुत संवेदनशील चरित्र का होना चाहिए और गुड लिसनर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरीके की टीवी डिबेट और डायलॉग्स का एक मकसद ये रहता है कि हम मंथन और विमर्श भी करें और सरकार को मीडिया और जो उनके प्रवक्ता होते हैं उनके माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकें कि क्या गड़बड़ हो रही है। और मुझे लगता है कि उसमें आपके द्वारा बहुत सार्थक प्रयास हुआ है और बात सरकार तक पहुंचेगी पार्टी प्रवक्ता के माध्यम से जो यहाँ पर हैं भट्ट जी मैडम जी। मेरा थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो दूसरा टेन्योर उनका रन कर रहा है। सितंबर 2000 मतलब पिछले टेन्योर के सितंबर में उन्होंने एक ट्वीट किया था और उसमें कहा था कि उत्तराखंड के अंदर करीब 4265 करोड़ के MOUs साइन हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उसमें से करीब 3500 करोड़ का निवेश हुआ है। और 3500 करोड़ के निवेश के बाद जो उनके ट्वीट का था कि 15000 के करीब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए। तो ये तो हुआ पब्लिक सेक्टर की बात, जो प्राइवेट सेक्टर की बात। उस दौर के बीच से और आज तक का अगर वो देखेंगे उस टेन्योर के उसमें, तो उत्तराखंड SSC ने 2716 जॉब्स दिए थे। उत्तराखंड मनोज जी से 20 सेकंड है हमारे पास जी, 500 जॉब दिए थे। सिडकुल ने 5253, UPNL ने 2066 और उद्योग विभाग ने 1900। मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा तामझाम, अभी आदरणीय भट्ट मैडम ये बात कर रही थी कि इजराइल मैडम चलता है स्मॉल बट इफेक्टिव गवर्नेंस के ऊपर। आप बहुत बड़ी नौकरशाही लेके करोड़ों रुपया खर्च करके और मात्र कुछ हजार लोगों को अगर नौकरी दे रहे हैं, दिस इज नॉट इजराइल मॉडल। मैं कह रहा हूं इजराइल मॉडल को आप अडॉप्ट तो करिए, है ना। कृषि क्षेत्र में वो दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, वेपन्स में वो एक्सपोर्ट करता है, मतलब वो दुनिया का राजा है। तो हम बन सकते हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ हमारे को उन नीतियों को, हमें नीति और नियत साफ रखनी है। मनोज जी, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कितने बेरोजगार। आपको बता दें कि 8 लाख भर्तियों में सिर्फ 3000 लोगों को भर्तियां मिली हैं। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बेरोजगारी जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। उत्तराखंड पहले ही कर्जे में है और पैदा होने वाला बच्चा भी 1 लाख के ऊपर कर्जे में पैदा होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक सोचने का विषय है कि आखिर उत्तराखंड में लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। हालांकि देखना होगा कि सरकार की जो नीतियां हैं या नियत है वो किस तरीके से इस पर काम करती है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।